यांग एक ब्रिलियंट एडवोकेट है जो ली एंड यू लॉ फर्म में काम करता है। उसकी सूझबूझ इतनी अच्छी है कि वह कभी कोई मुकदमा नहीं हारा। लॉ फर्म का एक बेहतरीन एडवोकेट होने की वजह से वह उस फर्म में पार्टनर होने के सपने देख रहा है, मगर उसकी बदकिस्मती है कि उसे हमेशा छोटे मोटे केसेस ही मिलते हैं। अपना हुनर दिखाने लायक उसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं मिलता जिसकी तलाश में वह है। दूसरी ओर जीव एक 15 साल की ऑटिस्ट लड़की है। ऑटिस्ट या ऑटिज्म मतलब एक मेंटल डिसएबिलिटी है जिसमें इंसान दूसरे लोगों की तरह बात नहीं कर पाता या बाहरी दुनिया के लोगों को समझने में डिसेबल होता है। वह एक ही शब्द को बार बार दोहराता है जिसका सोशल बिहेवियर भी डिस्टर्ब होता है। तो जीव को यह ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। मगर कहते हैं ना, जब भगवान कोई चीज़ नहीं देता है तो वह उसके बदले कोई स्पेशल एबिलिटी भी देता है। जीव के कान बहुत शार्प है, उसमें सुनने की कमाल की शक्ति है। छोटी से छोटी आवाज़ भी उसके कानों में जाती है। मगर जीव की इस डिसएबिलिटी को लेके स्कूल के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ एंग के घर में सिर्फ उसके बूढ़े पिता है जिन्हें पार्किंसन की बीमारी है। वह यांग से बहुत प्यार करते हैं। वह हमेशा उसके पीछे लगे होते हैं कि वह किसी लड़की से शादी करे और अपना घर बसाए, क्योंकि एंग 40 साल का हुआ है। मगर यांग शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके सर पे उसके पिताजी ने लिया हुआ कर्जा है जो उसे किसी कीमत पे चुकाना है। यांग की एक ही दोस्त है, सुइन, जो एक एनजीओ चलाती है और महिलाओं के खिलाफ होने वाली नाइंसाफी और झूठ के खिलाफ आवाज उठाती है। इस बार वह जिस कंपनी के खिलाफ खड़ी हुई है उनका लीगल केस यांग की फर्म ही देख रही है, जिसकी वजह से यांग भी टेंशन में है। यहाँ एक रात जीव अपने कमरे में टैबलेट पे कार्टून देख रही होती है तो उसको सामने वाले घर से कुछ झगड़े की आवाज सुनाई पड़ती है। वो खिड़की के पास जाके देखने लगती है तो उसे दिखाई देता है कि एक आदमी और औरत में हाथापाई हो रही है। वह देख के मासूम जीव डिस्टर्ब होती है। उस घर से आने वाली हल्की धुंधली आवाजें भी उसकी कानों पे जोरों से सुनाई पड़ती है, जिससे वो वायलेंट होती है। उसके माँ बाप आके उसे शांत करते हैं। अब दूसरे दिन पुलिस आती है तो पता चलता है उस आदमी की मौत हो चुकी है और उसे मर्डर समझ के पुलिस ने उस घर की मेड को गिरफ्तार किया है। अब चूंकि यांग के फार्म का ओनर ली यांग को बहुत पसंद करता है तो वह उस पर विश्वास रख के यह केस यांग के हवाले करता है। वह चाहता है कि यांग अपना हुनर दिखा के उस मेड को जेल से आज़ाद कराए। केस कोर्ट में इस मुद्दे पे चलती है कि वो मर्डर है या सुसाइड। यांग जब केस को स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि उस केस में एक आई विटनेस है और उसके बयान पे ही मेड को अरेस्ट किया गया है। मगर चूंकि विटनेस ऑटिस्टिक है तो पूरे मीडिया का ध्यान उस केस पे लगा हुआ है। अब यह केस यांग के फार्म के लिए एक प्रेस्टीज इशू हो गया है। अब यांग केस हैंडल कर रहा है तो उसका प्रेजेंटेबल होना जरूरी है, तो ली उसे महंगा सूट, जूते और मर्सिडीज गाड़ी देता है। अब यांग को अपने सपने सच होते दिखाई देते हैं। दूसरे ही दिन यांग जेल में जाके उस मेड को यानी मीराशी को मिलता है। मीराशी उसे उस रात का पूरा वाकयात बयान करती है। वह बताती है कि रात को उसने कुछ आवाजें सुनी तो वह उसके मालिक किम के बेडरूम में गई तो उसने देखा किम ने अपने चेहरे पे प्लास्टिक बैग लपेटा है और वह सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। मीराशी ने प्लास्टिक फाड़ के उसे बचाने की कोशिश की, मगर जब हाथों से प्लास्टिक नहीं फटा तो वह किचन से कैंची लाने गई, मगर तब तक किम मर चुका था। मीराशी उसे बताती है कि उसके पास किम को मारने का कोई मोटिव ही नहीं, तो वह भला उसे क्यों मारती। उल्टा उसके मरने से वह बेघर हो गई है। अब यांग जीव का बयान चेक करता है जो उसने सरकारी वकील के ऑफिस में दिया था। उसे देख के यांग समझ जाता है कि ऐसी डिसेबल लड़की को कोर्ट के विटनेस बॉक्स में खड़ा किया तो जज ऐसी लड़की के बयान को नहीं मानेगा, मतलब उसका केस जीतना तो तय है। अब यांग उस छोटे से शहर में बसे किम के घर जाता है। किम का लड़का जिम उसे बताता है कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड ही हो सकता है। मीराशी का इसमें कोई हाथ नहीं। हमें यहाँ पता चलता है कि उसी ने यांग की फर्म को मीराशी की तरफ से लड़ने के लिए अपॉइंट किया है। अब जब यांग किम की उस रूम को विजिट करता है तो उसकी खिड़की से उसे सामने के घर की वह खिड़की दिखाई देती है जिसमें से उस रात जीव ने वो वाकयात देखा था। अब वह जीव से मिलने उसके घर जाता है, मगर जीव की माँ उसे जीव से मिलने मना करती है। वह यांग से कहती है कि उस रात से जीव ठीक तरह से सो नहीं पाई है और वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती। अब यांग जब ऑटिस्टिक एक्सपर्ट से मिलता है और उसे जीव की क्लिप दिखाता है तो वह उसे बताती है कि लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, मगर चूंकि इस तरह के लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं तो वह लॉजिकली बिहेव नहीं कर पाते। कि सरकारी वकील को ऑटिज्म का अच्छा नॉलेज है, इसलिए जीव उसके साथ कंफर्टेबल है। अब यांग चाहता है कि वो जीव को विटनेस बॉक्स में खड़ा करके उसका बयान ले, क्योंकि केस का रिजल्ट उसी पे डिपेंड है। यहाँ एंग अपनी फ्रेंड सुइन से कहता है कि वो उस बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ना छोड़ दे, वो उनसे नहीं जीत सकती। कंपनी से सेटलमेंट करना यही बेटर रास्ता है। उसकी बातें सुनकर सुइन दुखी होती है। वह चाहती थी कि कम से कम उसका यह दोस्त तो उसका साथ दे,
मगर यांग शायद अपनी लॉ फर्म की तरफदारी कर रहा था। यहाँ ट्रायल के पहले जज दोनों वकीलों को बुलाते हैं। यांग जज से कहता है जीव के बयान पे उसके क्लाइंट को दोषी ठहराया जा रहा है, तो उसका हक बनता है कि वह जीव से सवाल करे, वरना यह केस एक तरफा हो जाएगा, जिसे जज मान जाता है और सरकारी वकील लुई से कहता है कि वह सुनवाई के वक्त कोर्ट में जीव को पेश करे। यांग जान चुका है कि लुई का भाई भी ऑटिस्टिक है, इसलिए वह जीव को इतनी आसानी से समझ सकता है। तो यांग लुई से कहता है कि वह उसे जीव से बात करने के कोई टिप्स दे, जिससे लुई साफ मना करता है। मगर जाते जाते वह यांग को एक ट्रिक बताता है कि ऑटिस्टिक इंसान तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि वह उसी तरह जन्मा है, तो तुम उसकी दुनिया में जाने की कोशिश करो और उसे समझो। अब यांग जीव से मिलने उसके स्कूल चला जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह एक नज़र में यांग को बताती है कि उसके टाई पे 267 डॉट्स है। उसकी वो बात सुन के यांग समझ जाता है कि वो मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट है। जीव के साथ उसकी दोस्त सीन भी है। सीन यांग से कहती है कि अगर तुम्हें जीव से पूछताछ करनी है तो पहले उससे दोस्ती करो, उसे जो अच्छा लगता है वह करो, तो चीज़ें आसान होगी। यांग सीन से पूछता है कि जीव को क्या अच्छा लगता है। वह बताती है पजल्स। अब 2 दिन के बाद कोर्ट में केस शुरू होता है। कोर्ट में यांग जज को बताता है कि किम अपनी जिंदगी में डिप्रेस था। उसके ऑटोप्सी में नींद की गोलियां भी पाई गई है। अब फोरेंसिक वाले को बुलाया जाता है। लुई उससे ऑटोप्सी के बारे में पूछता है। फोरेंसिक डॉक्टर बताता है कि अगर मिराशी को किम को बचाना होता तो वह किम के मुंह पे लगाया प्लास्टिक आसानी से फाड़ देती, मगर प्लास्टिक फाड़ने के कोई भी निशान बैग पे नहीं मिले। मिराशी जैसी हेल्दी औरत के लिए एक 80 साल के बूढ़े आदमी को सुसाइड करने से रोकना कोई मुश्किल काम नहीं, उल्टा उसने शायद किम को बैग फाड़ने से रोका होगा। अब क्रॉस एग्जामिन करने की बारी यांग की आती है। यांग स्क्रीन पे पेपर में लिखा एक कॉलम दिखाता है, जिसमें लिखा होता है स्विमिंग पूल में डूबकर सुसाइड करते वक्त एक दुबले आदमी को एक ताकतवर आदमी नहीं बचा पाया था, क्योंकि सुसाइड करते वक्त उस दुबले आदमी के बदन में एक प्रकार की सुपर पावर आ गई थी, और यह तभी होता है जब इंसान सुसाइड जैसा आखिरी कदम उठाता है। उस लेख को फोरेंसिक डॉक्टर मना नहीं कर पाता, क्योंकि वह लेख उसी ने लिखा हुआ होता है। यांग जज को बताता है ठीक इसी तरह दुबले बूढ़े 80 साल के किम के शरीर में एक अलग ताकत आ गई थी, जिसका विरोध मिराशी नहीं कर पाई, और उसी वजह से वह किम को सुसाइड से नहीं रोक पाई। यांग आगे जज को यह बताता है कि किम के प्लास्टिक के बैग के अंदर एक हाइड्रोकार्बन गैस मिला है, जो नॉर्मली प्लास्टिक बैग से सुसाइड करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। सुसाइड करने के पहले वह लोग उस गैस को उसके अंदर स्प्रे करते हैं, जिससे जल्दी मौत होती है। इसकी जानकारी इंटरनेट पे है। अब यांग कोर्ट में वो क्लिप दिखाता है, जिसमें खुद किम एक सुपरमार्केट से वो गैस खरीदी करते वक्त दिखाई देता है। जज अब उस क्लिप को सबूत की तौर पे स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन यांग जीव के स्कूल पहुंच जाता है। यांग जान चुका है कि जीव को पजल्स बहुत पसंद है, तो वह उसे एक पजल पूछता है कि एक घर के सब दीवार की खिड़कियां साउथ की तरफ है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका जवाब जीव नहीं दे पाती। वह एक रेस्टोरेंट में जीव और सीन को नूडल्स खिलाता है। उस वक्त उसे पता चलता है कि जीव को ब्लू कैंडी बहुत पसंद है। यहाँ यांग की दोस्त सुइन हारकर उस बड़ी कंपनी से सुलह कर लेती है, जिसका उसे अफसोस है, क्योंकि उस लड़ाई में उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, यांग भी नहीं। यांग उसे हौसला देता है कि उसके सामने 15 वकील थे, फिर भी वो उनके सामने डट के खड़ी रही। यह काबिले तारीफ है। मगर सुइन अंदर से जानती है कि यांग ने ही उसका हौसला तोड़ा था। वह समझ जाती है कि वकालत के पेशे में यांग का दिल अब मैला होता जा रहा है। रात को यांग का बॉस ली उसे बुलाता है और कहता है कि वकील के पेशे में मैला होना बहुत जरूरी है, तभी जिंदगी में तरक्की हो सकती है। ली यांग से कहता है कि अगर वह मिराशी का केस जीत जाता है तो किम के लड़के जिम ने उसे अपना लीगल डिपार्टमेंट संभालने का ऑफर दिया है, जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और पैसे वाला है। अगर यह काम हाथ लगता है तो ली के फर्म का नाम भी ऊंचा होगा। एक तरह से ली यांग को पार्टनरशिप ऑफर करता है। उसकी बातें सुनकर यांग आसमान में उड़ने लगता है। रात को वह घर आता है तो जीव का उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। यांग ने उसे किए हुए पजल का वह आंसर होता है कि घर अगर नॉर्थ पोल पे हो तो घर की सारी खिड़कियां साउथ की तरफ ही होगी। अब यांग समझ जाता है कि अगर जीव के करीब जाना है तो रोज उसे एक नया पजल दिया जाए, और उसके जवाब के चक्कर में जीव और उसमें बातचीत बढ़ेगी। अब वह किताब से नए नए पजल्स ढूंढ के जीव को देने लगता है, और जीव भी बड़ी ब्रिलियंटली उसके पजल्स का सही जवाब देने लगती है, जिससे हमें पता चलता है ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को डिसेबल नहीं कहलाया जा सकता, उल्टा वह आम इंसान से ज्यादा होशियार होते हैं। अब यांग रेगुलरली जीव से मिलने उसके स्कूल जाने लगता है, और जीव भी उसका इंतजार करने लगती है। तो दूसरी ओर यांग जिम का लीगल डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है। एक दिन यांग जीव से मिलने उसके स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे दिखाई देता है
कि सीन जीव को मार रही है, टॉर्चर कर रही है। आइन वक्त पे यांग आके उसे बचाता है, मगर सीन के इस बर्ताव से जीव को पैनिक अटैक आता है। यांग इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। इस वाकया से जीव की माँ को भी शॉक लगता है। यांग उसे कहता है कि जीव को स्पेशल चाइल्ड स्कूल में जाना चाहिए। जीव की माँ उसे कहती है कि उसकी जीव किसी आम आदमी से काफी अक्लमंद है। जिस उम्र में बच्चे एक वर्ड भी नहीं बोल पाते, उस उम्र में उसकी जीव पूरा सेंटेंस बोल लेती थी। मगर वो जिस चीज को जीनियस समझती थी वह दरअसल एक डिसएबिलिटी निकली। फिर भी वह जीव को एक डिसेबल नहीं बल्कि किसी आम इंसान से बढ़कर समझती है। रात को यांग जीव और उसकी माँ को घर छोड़ता है। तभी उसकी माँ यांग को उसके घर आने का इनविटेशन देती है। जीव के रूम में आने के बाद यांग को पता चलता है कि जीव भी बड़ी होके लॉयर बनना चाहती है। यांग उससे पूछता है कि वह लॉयर क्यों बनना चाहती है, तो वह उसे बताती है कि लॉयर अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं। उसका वह मासूम सा जवाब सुन के यांग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वह जानता है आज के ज़माने में लॉयर जैसा डर्टी प्रोफेशन नहीं। जीव उससे पूछती है कि क्या वह अच्छा इंसान है क्योंकि वह लॉयर है। यांग एकटक उसे देखता रह जाता है। जीव यांग को बताती है कि उसकी सहेली सीन हमेशा स्माइल करती थी और उसने जीव को इस्तेमाल किया। अब यांग भी बहुत स्माइल करता है, तो क्या वह भी उसे इस्तेमाल करेगा? जीव के इस सवाल का यांग के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरे दिन कोर्ट में जीव की पेशी होती है, तो उसकी माँ उसे कोर्ट लेके आती है, मगर वहाँ के लोगों की आवाज़ में जीव हड़बड़ा जाती है। अब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जीव कोर्ट को बताती है कि उस रात मीराशी किम का मर्डर कर रही थी, क्योंकि तब उसके चेहरे पे स्माइल था। सुसाइड से बचाने वाली औरत के चेहरे पे उस तरह का स्माइल नहीं होता। इस पर ली कोर्ट में ऑटिज्म पे लिखी एक डॉक्टर की किताब दिखाता है, जिसमें लिखी बातों का वास्ता देके वो बताता है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोग नॉर्मल लोगों की तरह इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं पहचान पाते। इसलिए उस रात मीराशी के चेहरे पे स्माइल था या टेंशन, ये जीव जज नहीं कर सकती। अब यांग कोर्ट को इस बात की सबूत के तौर पे स्क्रीन पे एक स्केच दिखाता है और जीव से पूछता है कि स्केच वाली लड़की का एक्सप्रेशन क्या है। जीव बताती है कि वो स्माइल कर रही है। अब यांग दूसरा स्केच दिखाता है और फिर से जीव को पूछता है, तो वो बताती है कि वह सैड एक्सप्रेशन है। अब यांग तीसरा स्केच दिखाता है जिसमें आंखें सैड है तो मुंह पे स्माइल है। अब जीव हड़बड़ा जाती है और कहती है कि वह स्माइल एक्सप्रेशन है, जो गलत होता है। अब यांग जज से कहता है कि एक ऑटिस्ट लड़की किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं पहचान सकती और ना ही फेस देख के पहचान सकती है कि उस आदमी का असली इंटेंशन क्या है। जैसे उस रात मीराशी का असली इंटेंशन किम को बचाना था, ना कि मारना। लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस ना पहचानना ये जीव की डिसएबिलिटी है। कोर्ट 2 हफ्ते बाद अपना फैसला सुनाने का तय करती है। यहाँ शाम को जीव यांग को फोन करके पूछती है कि क्या वो मेंटली डिसेबल है, क्योंकि यांग ने केस जीतने के लिए कोर्ट में वही साबित किया था। यांग उसे जवाब नहीं दे पाता, मगर वह जान जाता है उसकी उस हरकत से जीव बहुत हर्ट हुई है। वह भाग के जीव से मिलने आता है, मगर अब जीव की माँ भी यांग के बर्ताव से बहुत दुखी है, तो वह उसे जीव से मिलने से मना करती है। उसकी बातों से यांग को एहसास होता है कि उसने केस को जीतने के लिए एक मासूम ऑटिस्ट लड़की को भरे कोर्ट में पागल साबित कर दिया, ऐसी लड़की जो उस पर भरोसा करने लगी थी। 2 हफ्ते बाद कोर्ट जीव के बयान को खारिज करती है और मीराशी को बाइज्जत बरी करती है। यांग केस जीत जाता है, मगर कोर्ट से निकलते ही जिम के चेहरे पे उसे एक स्माइल दिखाई देता है और वही इविल स्माइल उसे मीराशी के चेहरे पे भी दिखाई देता है। यांग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब केस जीतने के बाद मीराशी भी यांग के साथ ढंग से बात करने को तैयार नहीं, उसे उसके लड़के को मिलने की पड़ी है। तहकीकात से यांग को पता चलता है कि वो मीराशी का नाजायज बच्चा है और उसकी बीमारी के लिए मीराशी को पैसे की जरूरत थी। मीराशी को किम की मौत के बाद एक एनजीओ से पैसे मिले, जो दरअसल किम के बेटे जिम ने ही दिए थे। यांग समझ जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। उसने एक सच्ची ऑटिस्ट लड़की का बयान झूठला के एक खूनी को जेल से रिहा किया। यहाँ सुइन भी अब समझ चुकी है कि उसके और यांग के रास्ते अलग है। वह सच्चाई के लिए लड़ रही है, तो यांग अब झूठ के कीचड़ को अपना चुका है। यहाँ कोर्ट के फैसले के खिलाफ लुई अपील दाखिल करता है, तो दूसरी ओर मीराशी स्कूल जाके जीव को धमकाती है कि अगर उसने उसके खिलाफ बयान दिया तो वह उसे भी मार डालेगी, जिस वजह से जीव शॉक में जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती होती है। उसकी हालत देख के यांग की आंखों में आंसू आते हैं। वो फैसला करता है कि अब वह सच्चाई के लिए लड़ेगा, मगर उसके लिए जीव का फिर से कोर्ट में बयान देना जरूरी है। अब यांग लुई से रिक्वेस्ट करता है कि वो जीव की माँ को उसके लिए तैयार करे। जीव की माँ अपनी लड़की की कोर्ट में बेइज्जती कराने को तैयार नहीं, मगर अब खुद जीव विटनेस बॉक्स में जाके अपना बयान देना चाहती है। मानो वह दुनिया को बताना चाहती है कि वह डिसेबल नहीं। अब कोर्ट में अपील पे सुनवाई शुरू होती है।
जीव कॉन्फिडेंस से कोर्ट में आती है। ली जज को बताता है कि ऑटिस्टिक लोग डिसेबल होते हैं। जीव एज अ विटनेस अनफिट है। ली के बयान से कोर्ट में कानाफूसी होती है। अब यांग खड़ा होता है। यांग कोर्ट में दूर खड़े गार्ड को हल्की विस्परिंग आवाज में अपने बारे में कहने को बोलता है, जो सिर्फ वो खुद ही सुन सकता है। गार्ड विस्परिंग आवाज में कुछ बोलता है, जिसे विटनेस बॉक्स में बैठी जीव परफेक्टली बताती है कि उसने क्या कहा। यांग जज से कहता है कि जीव के पास सुनने की एक स्पेशल एबिलिटी है, जिससे वो काफी दूर की हल्की आवाज भी प्रॉपरली सुन सकती है, जो आम इंसान नहीं सुन सकता। उसमें वो कमाल का सेंस है। उस इंसिडेंस वाली रात को भी दूर से मिराशी ने किम से जो कुछ कहा वो जीव ने अपने घर की खिड़की में खड़े होके सुना और वो उसके दिमाग पे छप गया। अब जीव कोर्ट को वो पूरा संभाषण बताती है जो उस रात मिराशी ने किम से कहा, जिससे हमें पता चलता है कि किम अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता था, जिसके चलते जिम ने ही मिराशी के जरिए किम को मारा और इस काम के बदले उसने मिराशी को पैसे दिए। अब जीव की बयान से केस हाथ से निकलता देख के और यांग को अपने ही क्लाइंट के खिलाफ बोलता देख अब ली बौखला जाता है और कोर्ट में चिल्लाने लगता है। उसे कोर्ट का अपमान करने की जुर्म में कोर्ट से निकाला जाता है, तो जिम को बाप के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यांग कोर्ट से कहता है कि ऑटिस्टिक लोग कभी झूठ नहीं बोलते। जीव एक परफेक्ट विटनेस है, जिसे ना खरीदा जा सकता है ना उससे झूठ बुलवाया जा सकता है। अपने पिछले कोर्ट में हुए अपमान के बावजूद वो बड़ी हिम्मत से आज कोर्ट में अपना बयान देने आई, क्योंकि वह सच्चाई कोर्ट के सामने रखना चाहती थी, जो काबिले तारीफ है। वो तो हमेशा ही सच्चाई बयान कर रही थी, मगर हम ही डिसेबल थे जो उसकी बात को नहीं समझ पाए। मिराशी कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करती है और कोर्ट को यह भी बताती है कि उसका नाजायज बच्चा दरअसल किम का ही बेटा है। मिराशी और जिम को जेल होती है। यांग जीव को बताता है कि वो कोर्ट की बेस्ट विटनेस साबित हुई है। जीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह दिन आता है जब जीव का बर्थडे होता है। यांग उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। जीव उसे बताती है कि उसने स्पेशल चाइल्ड स्कूल ज्वाइन किया है। अब उसे खुद को झूठ मूठ नॉर्मल दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आसपास सब उसके जैसे ही है। उसकी बातें सुनकर यांग जान जाता है कि वह अक्लमंदी के साथ समझदार भी है। यांग उसे पजल की बुक गिफ्ट करता है और उसे उसकी फेवरेट ब्लू कैंडी भी देता है। यांग जाने के लिए मुड़ता ही है कि जीव उसे फोन करके बताती है कि वह एक अच्छा इंसान है। यांग के लिए उसकी वह बातें किसी अवार्ड से कम नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उसे कहता है कि वह अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तभी जीव आके उससे लिपट जाती है। यांग के चेहरे से खुशी झलकती है। अब यांग उसकी दोस्त सुइन के पास जाता है। वह उसे बताता है कि उसने वकालत छोड़ दी है और वह भी उसके साथ एनजीओ ज्वाइन करना चाहता है और सच्चाई के लिए लड़ना चाहता है। इसके लिए उसे उसका साथ चाहिए। दोनों एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ड्रामा फिल्में पसंद है तो प्लीज कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।